विज्ञताओं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह आप सभी का स्वयं प्रभा के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम शांति और संघर्ष अध्ययन के खंड 3 के 2 इकाइयों की, इकाई 9 और इकाई 10 की चर्चा करेंगे। इकाई 9 जो शांति निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोणों के अध्ययन से जुड़ा है, उसका हम चर्चा करेंगे, उसका हम एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। और फिर इकाई 10 में संघर्ष के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे और संघर्ष के पश्चात शांति स्थापना के विभिन्न घटकों और विभिन्न हितधारकों की चर्चा करेंगे। तो इकाई 9 में शांति निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा हम शुरुआत करते हैं और इकाई 9 के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शांति निर्माण क्या है, शांति निर्माण के दीर्घकालिक प्रयास क्या हो सकते हैं, शांति निर्माण के विभिन्न प्रस्तावक और हितधारक कौन कौन से हैं और शांति निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न आयाम क्या हैं, जैसे कि उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और संरचनात्मक आयाम क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं। शांति निर्माण क्या है? मूलतः शांति निर्माण संघर्ष के बाद की स्थिति है, जब युद्ध या किसी प्रकार के हिंसात्मक संघर्ष जहां होते हैं, उसके पश्चात जब युद्ध विराम समझौते लागू किए जाते हैं या युद्ध विराम की घोषणा करी जाती है, तो उसके बाद फिर शांति निर्माण का कार्य शुरू होता है। शांति निर्माण की समकालीन अवधारणा हम जोहान गोल्टंग के अध्ययन में देखते हैं। उनके द्वारा इसकी अवधारणा 1975 में दी गई, जिसको बाद में 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस घाली की रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस में समाहित करा गया और शांति स्थापना को इस अर्थ में परिभाषित या उसका अर्थ देने का प्रयास किया गया कि शांति के बाद उन सभी संरचनाओं को पहचानना जो शांति का समर्थन करते हों तथा जो शांति को मजबूत करते हों और जो शांति को एक दीर्घकालिक समय में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे सभी संरचनाओं, ऐसे सभी हितधारकों, ऐसे सभी घटकों की पहचान करना शांति निर्माण अध्ययन में या शांति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। तो इस तरीके से देखते हैं कि शांति निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज में क्षमता निर्माण, समाज में सामंजस्य, समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जिससे दीर्घकाल में एक समरस समाज, एक लोकतांत्रिक समाज, एक बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। तो शांति निर्माण की जहां तक अवधारणा का प्रश्न है, तो शांति निर्माण को समझने के पहले हमें संघर्ष के विभिन्न स्वरूपों को भी समझना होगा। संघर्ष, अगर आप देखें विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले या तमाम युद्धों के पहले संघर्ष राज्यों के मध्य प्राय होते थे। अंतरराज्यीय संघर्ष भी होते थे और अंतरराज्यीय भी संघर्ष होते थे। एक देश के अंदर भी विभिन्न संघर्ष होते थे और दो राज्यों के मध्य भी संघर्ष होते थे। लेकिन अब संघर्ष के नए नए स्वरूप जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं और संघर्ष के विभिन्न स्रोत भी उभर के सामने आ रहे हैं। आज संघर्ष कई बार बहुराष्ट्रीय हो चुका है, संघर्ष के स्वरूप बदल चुके हैं। आज संघर्ष कहीं आतंकवाद के रूप में दिखता है, कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं से जनित जो संघर्ष हैं उनको भी हमें देखने को मिलता है। मानवीय वंचनाओं में कई बार संघर्ष हमें देखने को मिलता है। कई बार इस संघर्ष का कारण जो है आज समाज में सोशल जो है नेटवर्किंग भी हो गया है। जिस तरीके से आईसीटी के प्रयोग से भी आज हमें संघर्ष देखने को मिलता है। आईसीटी के प्रयोग ने वैसे तो विकास के नए आयाम जो है
गढ़े हैं, लोगों की क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चलते तमाम तरीके की मानवीय समस्याओं का भी जनन हो रहा है। इसमें डिजिटल अरेस्ट और जो है बैंकिंग फ्रॉड में तमाम ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से संघर्ष के जो क्षेत्र हैं वो संघर्ष के जो जनन के क्षेत्र हैं वो व्यापक होते जा रहे हैं। ऐसे में शांति स्थापना का हमें एक बहुआयामी प्रयास करना होगा और शांति स्थापना की अवधारणा को विस्तार में समझना होगा। पारंपरिक शांति अवधारणा में कई नई चीजों को भी जोड़ना होगा और शांति स्थापना की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरणों को हमें समझने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि शांति स्थापना की रणनीति क्या होनी चाहिए और इसमें क्या क्या चीज शामिल होता है। तो इसमें शुरुआती चेतावनी से लेके हिंसा का रोकथाम, वकालत, हस्तक्षेप, मानवीय राहत, युद्ध विराम और शांति स्थापना के प्रयास के तहत बहुत ऐसी चीजें आती हैं जो शांति स्थापना की संकल्पना से जुड़ी हुई हैं। इसमें पूरा वो तंत्र स्थापित करना होता है जो कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोके और दूसरी तरफ आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, आपसी बंधुत्व को बढ़ावा दे, सामाजिक समरसता और सामाजिक सहकार को बढ़ावा दे। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमें न सिर्फ प्रत्यावर्तन करना है, हमें पुनर्वास करना है, पुनर्निवेश करना है और सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करना है। हमें ऐसा सामाजिक और आर्थिक परिवेश का निर्माण करना है जो सभी के लिए लाभकारी हो, जो सभी के हितों को बढ़ावा देने वाला हो, जो हितों के संघर्ष को कम करके हितों के सामंजस्य को जो है वो बढ़ावा दे। ऐसा एक तंत्र हमें विकसित करने का प्रयास करना होगा। तो कुल मिला के अगर हम शांति के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू की बात करें तो नकारात्मक पहलू में हिंसा की रोकथाम आता है और सकारात्मक पहलू में बंधुत्व का विस्तार आता है, सामाजिक सहयोग आता है, विकास आता है। ऐसा परिवेश आता है शांति स्थापना के सकारात्मक प्रयासों में। एक ऐसे परिवेश निर्माण की कल्पना करी जाती है जिसमें सब अपना विकास कर सके, शांतिपूर्वक सद्भाव से रह सके। इन नटशल में कहें, संक्षेप में कहें या इसको जो है दूसरे अर्थ में कहें तो मानव पूंजी के साथ साथ सामाजिक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी जो है शांति स्थापना की प्रक्रिया में आता है। अब इसके परिभाषा को अगर हम करने का प्रयास करें तो विभिन्न विद्वानों ने इस पे अपने मत व्यक्त किए हैं। वो सभी शांति निर्माण को स्पष्ट रूप से संघर्ष विरोधी गतिविधि के रूप में पहचानने की कोशिश करते हैं और उन अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं जो न केवल एक हिंसक संघर्ष के इफेक्ट को जो है समझाने की कोशिश करे, बल्कि हिंसक संघर्ष के विभिन्न मौलिक कारणों पर प्रकाश डाले और उनके प्रभावों की व्याख्या करे तथा उनके जो है समाधान का एक रास्ता बताए। तो शांति स्थापना का अगर की बात करें तो इसमें वो सब कुछ आता है जिसमें निवारक कूटनीति, संस्था निर्माण, स्थानीय आबादी को शामिल करते हुए लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो है एक वैध तंत्र का निर्माण, लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित करते हुए क्षमता निर्माण करना, ये सभी शांति स्थापना के घटक में आते हैं। हम देखते हैं कि रोलैंड पेरिस एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि शांति के लिए कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। यानी शांति को हम परिभाषित या शांति स्थापना को हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसके लिए विभिन्न जो है आयाम और परिवेश आधारित हमें रणनीति तय करनी होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चार्ल्स फिलिप डेविड हैं एक विद्वान, वो कहते हैं कि शांति के कई दर्शन हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञ और क्षेत्र के कई अभिनेता हैं। इसका तात्पर्य है
कि शांति निर्माण जो है कि एक कोई स्थापित मानदंड और परिभाषा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शांति स्थापना की एक व्यापक परिभाषा हमें रेबिका स्पेंस ने दी। अपनी जो उनकी पुस्तक है उसमें उनकी पुस्तक का नाम है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग, हु डिटरमाइंस द पीस। इस अध्याय में उन्होंने प्रोफेसर ब्रॉनविन इवांस केंट की पुस्तक ट्रांसफॉर्मेटिव पीस बिल्डिंग इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन बोस्निया एंड हर्जेगोविना 2001 के संपादित वॉल्यूम में उन्होंने दी। और इसमें जो परिभाषा दी उसमें उन सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया जो प्रभावों के बजाय संघर्ष के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, युद्धग्रस्त समाज के सभी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास का समर्थन करते हैं, क्षतिग्रस्त संबंधों की मरम्मत करते हैं और आपसी गरिमा और विश्वास को बहाल करने की प्रक्रिया शामिल होती है। उसमें समाज के सभी क्षेत्रों में बातचीत को प्रोत्साहित और समर्थन करने का प्रयास किया जाता है। संघर्ष के बाद प्रत्येक स्थिति की बारीकियों को पहचानना, गतिविधियों और प्रक्रियाओं की डिजाइन, कार्यान्वयन, निरंतरता में स्वदेशी संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, उनका समर्थन करना और जो प्रारंभिक आपातकालीन चरण बीत जाने के बाद होने वाली प्रक्रिया को, शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोफेसर ब्रॉनविन इवांस केंट और रेबिका स्पेंस ने जो है एक बहुआयामी परिभाषा, एक बहुपक्षीय परिभाषा को स्थापित किया जिसमें संघर्ष की समाप्ति का अध्ययन से लेके क्षमता निर्माण और विकास की प्रक्रिया की बहुआयामी प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इसमें सहभागिता सुनिश्चित की गई है स्थानीय लोगों की, शांति की प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाने पे बल दिया गया है और इसमें ये देखा गया है कि शांति जो होनी चाहिए वो सतत होनी चाहिए और इसके लिए विभिन्न तंत्र और संरचनाएं खासकर राजनीतिक माध्यम से हमें डेवलप करने की, विकसित करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से शांति निर्माण केवल संघर्ष के समाधान की बात नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ के विकास को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। अब इसके हम विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं। इसमें एक दृष्टिकोण है एकीकृत या संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण। एकीकृत या संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण सरकार को सक्रियकर्ता के रूप में जो है स्थापित करने का दृष्टिकोण है। इसमें सरकार सक्रिय रूप से, जिस राज्य में जो सरकार होती है वो सरकार सक्रिय रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग करती है जो विभिन्न एजेंसियों के बीच शांति स्थापना और सौहार्दपूर्ण समझौतों की डिजाइन और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय के लिए काम करती है। तो इसमें सरकार एक मुख्य भूमिका में होती है और सरकार का काम होता है ऐसे तंत्र का निर्माण करना जो समाज के विभिन्न घटकों, चाहे वो नागरिक समाज हो, मीडिया हो, महिला हो, समाज के विभिन्न घटकों, गैर सरकारी संगठन हो, यानी व्यापारिक संगठन हो, उन सब को आपस में मिला के एक मंच देना और शांति प्रयास के विभिन्न जो है प्रयासों को कार्य रूप देने का एक जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार के ऊपर होती है। तो एकीकृत और संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण शांति स्थापना के लिए सरकार को सबसे महत्वपूर्ण मानती है और वो जो है सरकार के ऊपर एक महत्वपूर्ण दायित्व देती है। 2004 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख राज्यों ने अंतर विभागीय संगठनों की स्थापना की जो कि इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर की। ब्रिटेन में पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन यूनिट यानी पीसीआरयू की स्थापना की गई, जिसे अब स्थिरीकरण इकाई के रूप में भी, स्टेबिलिटी यूनिट के रूप में भी, स्थिरीकरण इकाई के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं यूएसए में भी जो है एक पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण के लिए समन्वय का कार्यालय स्टेट डिपार्टमेंट के भीतर बनाया गया और ऑस्ट्रेलिया में एड प्रोग्राम पर एक श्वेत पत्र के माध्यम से ऑफिस फॉर डेवलपमेंट इफेक्टिविटी की स्थापना करी गई
ये सब पश्चिमी देशों में, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में किस तरीके से आप देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर विभिन्न जो है वो संस्थाओं का, विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण करा गया, जो शांति बहाली की प्रक्रिया को, शांति को सतत रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। अब दूसरा जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक लोकतंत्र का दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण में हम ये देखते हैं कि राजनीति के माध्यम से जो है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को शांति बहाली की प्रक्रिया में सहभागी बनाने के माध्यम से, उनको प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से जो है शांति स्थापना का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास में ये चीज निहित होती है कि हम लोगों के आपसी संवाद से, लोगों के आपसी जो है एक तरीके से उनके सक्रिय सहभागिता से जो है शांति का निर्माण करेंगे, और उनकी सहभागिता से किसी वैध तंत्र का निर्माण करेंगे, और उसके माध्यम से जो है शांति स्थापना का प्रयास करेंगे। हालांकि इस मॉडल की आलोचना हुई, क्योंकि ये देखा गया कि कोट डिआइवरी में जो है संघर्ष हुए और फिर वहां लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर 2015 में संघर्ष जो है हुए। लेकिन फिर भी ये मॉडल जो है वो कई हद तक बहुत ही सक्षम मॉडल है संघर्ष के समाप्त का और शांति स्थापना का, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि लोगों को सहभागिता देने से, लोगों में संवाद कायम करने से, लोगों में आपसी विश्वास बढ़ाने में ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दो विद्वानों का नाम बहुत प्रमुख है, चार्ल्स कॉल और सूसन कुक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिस्ट्रक्चरिंग जस्टिस एंड सिक्योरिटी आफ्टर वॉर लिखा। 2007 में इस पुस्तक का विमोचन हुआ, और उसमें ये राजनीतिक लोकतंत्र दृष्टिकोण की वो मूल्यांकन करते हैं, और वो निष्कर्ष निकालते हैं कि धैर्य, शांति और सुशासन दोनों प्रक्रियाओं की पहचान होनी चाहिए। हमें शांति तो स्थापित करना है, लेकिन हमें सुशासन को भी कायम करना होगा, क्योंकि सुशासन में ही कहीं ना कहीं शांति का लक्ष्य वो निहित है। अब दूसरा इसके आगे जो दृष्टिकोण आता है वो शांति बनाम न्याय का दृष्टिकोण है, जो अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा करी। शांति के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू की। तो शांति का जो नकारात्मक पहलू है उससे कोई वो हिंसा को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि वो हिंसा रोकने की बात करता है। और शांति संचालित दृष्टिकोण में जीवन बचाने पर जोर दिया जाता है, हिंसा को रोकने पर जोर दिया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शांति स्थापना दृष्टिकोण में एक वैध तंत्र की स्थापना का लक्ष्य होता है, जो हिंसा के बिना संघर्ष को संभालने और प्रतिद्वंदी दावों और शिकायतों के समाधान करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए राजनीति को सशक्त बना सकता है। तो इसमें एक प्रमुख विद्वान है एलिजाबेथ कूजेंस। एलिजाबेथ कूजेंस जो है वो राजनीतिक शांति स्थापना की अवधारणा देती हैं। उनका कहना है कि हमें शांति स्थापना करने के लिए एक वैध तंत्र के निर्माण पर जोर देना चाहिए। हमें विभिन्न प्रतिद्वंदी दावों और प्रतिद्वंदी हितों को समझने के लिए एक मंच की स्थापना करनी चाहिए, और राजनीतिक माध्यम से संघर्ष को कम करने की, हिंसा को रोकने की और संघर्ष के कारणों का शमन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे शांति बहाली, शांति स्थापना का जो ये प्रयास है, शांति का दृष्टिकोण, ये इसमें क्या है कि आप शांति स्थापित करते हैं, संघर्ष रोकते हैं, हिंसा रोकते हैं, जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं, मानवीय जान के क्षति को रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें विकास की बात नहीं हो रही है, इसमें सामाजिक पूंजी निर्माण की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको नकारात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर शांति स्थापना के लिए जो न्याय संचालित दृष्टिकोण है, ये एक कदम आगे की बात करता है, और ये शांति स्थापना को या हिंसा को रोकने को केवल आधा काम मानता है। कहता है कि अगर समग्र तौर पे अगर हमें
शांति स्थापना करना है तो हमें सुलह, सच्चाई और न्याय के मुद्दों का पता लगाना चाहिए। समाज में आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए। और वो कहते हैं कि न्याय के कुल 4 घटक हैं। पहला सत्यता, दूसरा निष्पक्षता, तीसरा निष्ठा और चौथा प्रतिशोध या आवश्यकता। इसका मतलब यह है कि सत्य, जब हम कहते हैं कि 4 घटकों का क्या तात्पर्य है, तो यहां सत्य का तात्पर्य है कि सच्चे संघर्ष के कारणों को सही रूप में जानना, सत्यता से जानना, उसकी एक समझ विकसित करना, उसके विभिन्न घटकों की पहचान करना, आखिर संघर्ष क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसकी सत्यता को जानना। फिर अगला जो घटक है वो है निष्पक्षता। हमें दोनों पक्षों पर बिना किसी अनुचित दबाव के उनके हितों को समझने का प्रयास करना चाहिए और निष्पक्षता से उनको अपने पक्ष रखने का उचित अवसर देना चाहिए। फिर अगला जो निष्ठा का घटक है, निष्ठा का घटक परस्पर विश्वास, परस्पर अखंडता, धार्मिकता की भावना या एक तरीके से सहृदयता को प्रमोट करती है। निष्ठा से यहां तात्पर्य है कि उस सामाजिक संरचना में, समाज में, राज्य की व्यवस्था में, राज्य के जो है कानूनों में अपनी एक निष्ठा, अपनी एक निर्भरता, अपनी एक जो है विश्वास को प्रकट करना। फिर जो प्रतिशोध चौथा घटक है, जिसको या आवश्यकता की जो बात करी गई है, उसमें कहा गया है कि पीड़ितों के लिए हमें करुणा रखनी है। जो भी पीड़ित पक्ष है उसके लिए करुणा पूर्वक विचार करना है और जो पीड़क है, जो शोषक है, उसको कहीं ना कहीं दंड भी देना है। तो जो न्याय का दृष्टिकोण है उसमें ये कुल 4 घटक, सत्य, निष्पक्षता, निष्ठा और प्रतिशोध, ये आता है। न्याय का जो दृष्टिकोण है, न्याय संचालित जो दृष्टिकोण है, उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दृष्टिकोण शांति बहाली से आगे बढ़ के विकास को, सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक सामंजस्य को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके बाद हम पुनर्निर्माण बनाम परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। इसे प्रोफेसर ब्रॉनविन इवांस कैंट, जिनकी चर्चा अभी हमने करी थी, उनकी जो पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेटिव पीस बिल्डिंग इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, 2001 में इन्होंने इस अवधारणा, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इसमें पुनर्निर्माण दृष्टिकोण और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, दो की उन्होंने चर्चा की और दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। पुनर्निर्माण दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि इसमें शांति बहाली के जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके द्वारा जो पहल किए गए हैं, उनको समझना और उस हिसाब से शांति निर्माण के कार्य करना। यानी पुनर्निर्माण का मतलब यह है कि हम युद्ध या संघर्ष के पहले जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पहुंचना, या बेहतर भौतिक अवसंरचनाओं का विकास करना, लोगों के सेवाओं का पहल करना, सड़क, संचार, स्वास्थ्य तक या सार्वजनिक संस्थाओं, सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना, ये आता है पुनर्निर्माण दृष्टिकोण में। दूसरी तरफ परिवर्तनकारी जो दृष्टिकोण है, जिसको कि प्रोफेसर इवांस कैंट पूरक मानते हैं पुनर्निर्माण दृष्टिकोण का, वो कहते हैं अवसंरचनाओं के विकास तक ही हमारा कार्य सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो संघर्षग्रस्त समुदाय हैं उनके बीच सामाजिक संबंधों को बदलने का भी प्रयास करना चाहिए।
और वो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण बेसिकली उन्हीं संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रयास करने का आह्वान करता है। वो कहता है कि संघर्ष के अव्यक्त कारक को भी हमें पहचानना चाहिए और संघर्ष की किसी भी स्थिति, किसी भी कारक को पीछे छोड़ते हुए प्रेम संबंध को, भाईचारे के संबंध को, बंधुत्व के संबंध को, सामाजिक पूंजी निर्माण की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अध्येताओं, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा सामाजिक पूंजी निर्माण की संकल्पना क्या है। सामाजिक पूंजी से तात्पर्य यह है जब कोई समाज अपने संघर्षों को समाप्त करके एकम एक हो जाता है, एकमेव हो जाता है, जब उसके लक्ष्य एक हो जाते हैं, जब उनमें किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी प्रकार की विषमता या भेदभाव निर्मूल हो जाता है, खत्म हो जाता है और आपस में वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो उससे सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। और सामाजिक पूंजी देश की आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो उत्पादन के लिए, वो विकास कार्य के लिए एक उचित परिवेश जो है वो देने का कार्य करते हैं। और ऐसे में जो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है वो उसी सामाजिक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस दृष्टिकोण में एक विद्वान लीजा शिर्क का नाम आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक रिचुअल एंड सिंबल्स इन पीस बिल्डिंग 2005 में लिखा कि शांति स्थापना में अनुष्ठानों और प्रतीकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता का संचार करते हैं और ये किसी भी प्रकार से संघर्ष से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो उनको आघात लगा है, उसको ठीक करने का काम करते हैं और रिश्तों को बदलने का कार्य करते हैं, रिश्तों में गर्माहट पैदा करते हैं, लोगों के बीच आपसी सौहार्द कायम करने में अनुष्ठानों और प्रतीकों के महत्व पर भी जो है महत्व पर जोर देते हुए लीजा शिर्क कहती हैं कि हमें अगर किसी समाज में इसकी स्थापना करनी है तो हमें इन चीजों पर भी फोकस करना होगा। अब इसके बाद शीर्ष, मध्य और जमीनी दृष्टिकोण आता है, जिसके मुख्य विद्वान हैं जॉन पॉल लेड्रिक, ल्यूक रेकलर और थानिया पफेनहोल्ज। ये तीन विद्वानों ने अपनी पुस्तक पीस बिल्डिंग अ फील्ड गाइड पुस्तक लिखी और इसमें इन्होंने 3 स्तर पर शांति निर्माण के प्रयासों का जो है जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 स्तर पर अगर हम काम करेंगे तो शांति को दीर्घकाल के लिए स्थापित किया जा सकता है, शांति को समावेशी और संपोषणीय बनाया जा सकता है और हम इन 3 स्तर पे कार्य करके समाज को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। वो 3 स्तर था। शीर्ष स्तर, इसको टॉप डाउन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। शीर्ष स्तर का तात्पर्य है कि देश के शीर्ष नेता या जो शीर्ष प्रभावक समूह हैं उनके मध्य आपस में शांति स्थापना के लिए बातचीत हो और उनके मध्य आपसी संवाद को स्थापित किया जाए और उस संवाद के माध्यम से देश और समाज में शांति स्थापना का एक सार्थक प्रयास किया जाए। तो शीर्ष मॉडल में समाज के शीर्ष नेताओं के मध्य एक संवाद कायम करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी तरफ मध्य रैंकिंग या मध्य स्तर पर जो मध्य रैंकिंग के नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनके बीच आपसी विश्वास निर्माण का काम करने या आपसी विश्वास निर्माण के लिए संवाद करने की अपेक्षा करी जाती है और प्रभावी शांति स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा या वातावरण बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है मध्य स्तर पर। इसमें
समस्या समाधान कार्यशालाएं आयोजित करना, संघर्ष समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना, शांति आयोग, या इस तरीके से हम विभिन्न जो है तंत्रों का, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके एक ऐसा मंच देते हैं जहां मध्य स्तर के नेता आपसी संवाद को कायम करके शांति बहाली करते हैं। जमीनी दृष्टिकोण जो इसका तीसरा घटक है। जमीनी दृष्टिकोण में आप जानते हैं कि हम जमीनी दृष्टिकोण के अंदर समाज में जो है आपसी मेलजोल बढ़ाने का काम करते हैं। जो स्थानीय, जो पीड़ित समुदाय है, जो संघर्ष में जो है क्षतिग्रस्त मानव समूह है, या संघर्ष में रत जो मानव समुदाय हैं, उनके बीच आपसी विश्वास बहाली का काम, उनके बीच जो है भोजन, आश्रय, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य और आपसी विश्वास बहाली का काम करने का प्रयास किया जाता है। तो शांति स्थापना के शीर्ष, मध्य और जमीनी दृष्टिकोण में हमने ये समझा कि इसमें शांति निर्माण के लिए शीर्ष, मध्य और जमीनी स्तर पर प्रयास करने की कोशिश करी जानी चाहिए। अब अगला जो दृष्टिकोण है वो नागरिक समाज या परिवर्तनशील दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण नागरिक समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की वकालत करता है। इसमें लुईस केटबर्ग एक महत्वपूर्ण जो है चिंतक हैं, जो शांति की संस्कृति का आह्वान करते हैं, शांति की संस्कृति की उदाहरण देते हैं। और इसमें ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि शांति स्थापना में नागरिक समाज और गैर सरकारी जो संगठन है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि गैर सरकारी संगठन, जैसा कि जोनाथन गुडहैंड कहते हैं, कि वो स्थानीय नेतृत्व, मानवाधिकारों की निगरानी, सुरक्षा, सुशासन, संवैधानिक सुधारों, स्थानीय क्षमता निर्माण और वैकल्पिक आजीविका के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से शांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जोनाथन गुडहैंड का मानना है कि गैर सरकारी संगठन सुरक्षा, सुशासन और संवैधानिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह थानिया पफेनहोल्ज और क्रिस्टोफ स्पर्क ने अपने मोनोग्राफ सिविल सोसाइटी, सिविल एंगेजमेंट एंड पीस बिल्डिंग नामक डेवलपमेंट पेपर नंबर 36 में यह स्थापित करने का प्रयास किया कि नागरिक समाज को परस्पर विरोधी शांति निर्माण से संबंधित करने के लिए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और नागरिक समाज को हमें मुख्य भूमिका में कहीं ना कहीं लेके आने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी इस पेपर में कहा कि नागरिक समाज में न केवल गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, बल्कि अन्य निकाय भी हैं जिनकी शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिक समाज के महत्व को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य कम महत्वपूर्ण है। राज्य के साथ मिलकर नागरिक समाज को कार्य करना होगा। नागरिक समाज की भूमिका के प्रति, समर्थन के प्रति उत्साह इसके अभेद चरित्र और रचना की पूर्ण समझ पर आधारित होना चाहिए। हमें बिना नागरिक समाज की समझ के बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यह मानना भी सही नहीं हो सकता है कि सभी नागरिक समाज के कार्य सभी संघर्ष के बाद के चरणों में समान रूप से प्रभावी हो सकता है कहीं कम प्रभावी हो, कहीं ज्यादा प्रभावी हो। तो हमें उस सचेत होके नागरिक समाज की समझ, उनकी भूमिका का अध्ययन और उनकी भूमिका को फिर बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। शांति स्थापना पर नागरिक समाज के प्रभाव के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए विभिन्न नागरिक समाज कार्यों के समय और अनुक्रमण को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से, कौन समय में, कौन नागरिक समाज किस देश में, किस परिस्थिति में ज्यादा भूमिका निभाता है। अब शांति का एक नारीवादी दृष्टिकोण भी है, जिसमें यह माना जाता है कि महिलाएं शांति बहाल करने, हिंसा को समाप्त करने के लिए, सामुदायिक स्तर पर शांति संवाद शुरू करने, शांति गांव बनाने के लिए अनौपचारिक वो कदम उठा रही हैं और उनकी भूमिका ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होती है। नारीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि महिलाएं मूलतः शांति की वाहक होती हैं, जबकि पुरुष पितृसत्तात्मक जो है व्यवस्था के कैदी हैं और
युद्धों को पुरुष अपनी मर्दानगी या युद्धों ने मर्दानगी की सैन्य धारणा को और सुदृढ़ किया है और इससे महिलाओं पर भी दूषित प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टिकोण कहता है कि हम देखते हैं कि संघर्ष के बाद अक्सर घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को अगर हम नेतृत्व देंगे, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, शासन में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और शांति स्थापक प्रयासों में महिलाओं को आगे लाएंगे, तो इससे स्थिति अच्छी होगी और संघर्ष स्थापना को हम मजबूती से, समावेशी तरीके से और सतत ढंग से स्थापित कर पाएंगे, जो कि दीर्घकाल में शांति स्थापना, शांति बहाली को सुनिश्चित करेगा। तो इस तरीके से इस इकाई 9 में हमने शांति स्थापना के अर्थ और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा। अब हम संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास, जो कि इकाई 10 में दिया गया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कि इस इकाई में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संघर्ष क्या है और उसके बाद जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास का जो प्रयास है उसमें क्या क्या घटक शामिल होने चाहिए, कौन कौन हितधारक शामिल होने चाहिए, और हम एक शॉर्ट में श्रीलंका में जो तमिल संघर्ष हुआ, फिर उसके बाद जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयास किए गए, उसको जानने और समझने, उसको भी सूक्ष्म अध्ययन करने का, एक केस स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो संघर्ष की जहां तक बात है, तो संघर्ष जो है वो मानव इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है और संघर्षों ने भी कहीं ना कहीं सभ्यताओं को आकार देने का प्रयास किया है। कई बार संघर्ष हमने प्रकृति से किया, कई बार संघर्ष मानवों के बीच हुए, विभिन्न समुदायों के मध्य हुए, विभिन्न राज्यों के मध्य हुए, और वास्तव में राजनीति की भूमिका ही इस बात में निहित है कि वो संघर्ष को समन्वय में बदल पाए, संघर्ष को शांति में बदल पाए। राजनीति का अभ्युदय ही इस बात से हुआ है कि वो लोगों के मध्य, समुदायों के मध्य, राज्यों के मध्य आपसी संवाद को कायम करके संघर्ष को समाप्त करे और समन्वय पूर्वक एक ऐसा समरस समाज का निर्माण करे जो लोगों के हितों को बढ़ावा देने वाला हो, लोगों के हितों में समन्वय करने वाला हो, लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो, उन्हें सुरक्षा, उन्हें अवसर देने वाला हो। तो जब हम संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चर्चा करेंगे, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि पुनर्निर्माण से आखिर तात्पर्य क्या है। तो पुनर्निर्माण मूलतः संघर्ष के कारकों का शमन करते हुए मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है, और उन मूलभूत सुविधाएं जो है, जो अंततः क्या करेंगी, मानव विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, मानव के लिए विकास के अवसर देने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। जैसा कि विश्व बैंक ने संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण को समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण से जोड़ा है, और उन्होंने कहा है, विश्व बैंक ने एक अवधारणा दी कि शांतिकाल में एक कार्यशील समाज के लिए सक्षम परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना, मतलब कि हमें ऐसी परिस्थितियां का निर्माण करना जो व्यक्ति की क्षमता विस्तार में सहायक हो, जो व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दे, रोजगार का अवसर दे, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दे। तो पुनर्निर्माण मूलतः उन सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं के विकास से जुड़ा है
जो व्यक्ति के विकास, समाज और समुदाय के विकास में सहायक होते हैं। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण युद्ध प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है और इसमें संघर्ष से उभरने वाले समाज के राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक आयामों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना, उनको समाप्त करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, साथ ही शांति स्थापना, सामंजस्य और विकास को मजबूत करने के लिए शासन के राजनीतिक ढांचे और कानून के शासन को लागू करना शामिल है। यानी जो पुनर्निर्माण का उद्देश्य है वो मूलतः समाज में शांति, सामंजस्य और विकास को बढ़ावा देना, समाज को सुरक्षित करना, समाज को सामाजिक न्याय के मूल्यों से अनुप्राणित करना शामिल होता है। किसी भी हिंसक संघर्ष और सैन्य हस्तक्षेप के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास एक आवश्यक जो है विषय है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों, विभिन्न राज्यों के द्वारा इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और इसमें क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। हम देखते हैं 2002 में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट स्टडी सहित अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने एक संघ, मतलब अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक संघ है, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, ये एक पेपर प्रकाशित किया और उसमें इन बातों को शामिल करने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से समाज में एक सामाजिक न्याय, समाज में विकास, समाज में बंधुत्व, समाज में शांति को स्थापित किया जाए। अब हम देखें कि संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के मुख्य जो घटक हैं, जो हितधारक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो इस इकाई के इस खंड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के विभिन्न कारक कौन से हैं और इसको स्थापित करने में विभिन्न कार्यकर्ता और हितधारकों की क्या भूमिका है। हम ये जानते हैं कि कोई भी अकेला कार्यकर्ता संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास का प्रबंधन नहीं कर सकता। ना केवल सरकारें अपने दम पर अकेले ये काम कर सकती हैं, ना कोई नागरिक समाज अपने दम पे ये काम कर सकता है, ना कोई सामुदायिक समूह, ना महिला, ना मीडिया, कोई भी अकेले पुनर्निर्माण के प्रयासों को मूर्त रूप नहीं दे सकता है। इसके लिए हमें बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होती है और ये बहुपक्षीय सहयोग हमें राज्य से मिलता है, हमें नागरिक समाज से मिलता है, हमें व्यापारिक संगठनों से मिलता है, हमें मीडिया से मिलता है, हमें महिलाओं से मिलता है, हमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से मिलता है। तो ये जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास का जो प्रयास है, इसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लेकर स्थानीय संगठनों और इकाइयों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम आगे देखेंगे कि इसमें विकास बैंक, विभिन्न एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक आदि सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले अगर हम राज्य की भूमिका की बात करें कि पुनर्निर्माण में राज्य की भूमिका क्या होगी, क्या होनी चाहिए, या राज्य की भूमिका को हम कैसे देखते हैं, तो राज्य वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण घटक है पुनर्निर्माण और पुनर्वास का, क्योंकि राज्य से शक्तिशाली और सक्षम कोई घटक नहीं है।
राज्य के ऊपर ही किसी भी समाज की सुरक्षा का, उसके विकास का और वहां न्याय स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। राज्य ही विकास की रणनीति तैयार करता है और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए वो एक चालक की भूमिका में होता है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करने की बात हो या संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू करने की बात हो, सब में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्य ही वो मुख्य प्रेरक होता है जो अन्य सभी हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। राज्य के निवेश ही अन्य निजी निवेश को भी किसी भी आर्थिक व्यवस्था में आकर्षित करने का काम करते हैं। राज्य जब सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर जोर देता है, तभी वो एक आवश्यक परिस्थिति निर्माण होती है जिसमें कोई विकास की या जिसमें कोई पूंजी निवेश की सोचता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, या अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों को लाने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर सहयोग और समन्वय की बात हो, तो उसमें भी राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरीके से किसी भी राज्य या उसकी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से विकास की एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाए, विकास के एक उच्च मानक स्थापित किए जाएं, उच्च मानदंड स्थापित किए जाएं, उचित योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जाएं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करे, जो व्यक्ति को संघर्ष से बचाए, जो व्यक्ति को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें सभी का एक समावेशन हो, गरीबी उन्मूलन की भावना हो और जो सुशासन पर आधारित हो। तो इस तरीके से राज्य ही वो एक मुख्य प्रेरक शक्ति के तौर पे काम कर सकता है। दूसरी तरफ अब हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी शांति निर्माण में महत्वपूर्ण है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस घाली ने शांति के लिए एजेंडा में संघर्ष की रोकथाम, शांति निर्माण, शांति स्थापना, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और शांति स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बनाई और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए। जो भी युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां शांति जो है स्थापना के लिए शांति सेनाएं भेजना और फिर वहां पे रिकंस्ट्रक्शन पे, पुनर्निर्माण पे जोर देना, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था संयुक्त राष्ट्र का, या उसके लिए वो कार्य करता है। 2005 में कोफी अन्नान जो तत्कालीन महासचिव थे, उन्होंने इनलार्ज फ्रीडम टुवर्ड्स डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल रिपोर्ट में सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सहायता के लिए संस्थागत अंतर को कम करना चाहिए और युद्ध से अस्थायी शांति की ओर जाने के लिए शांति निर्माण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें शांति समझौतों के लिए सतत और टिकाऊ तरीके से प्रयास करने चाहिए जिससे दीर्घकालिक समय में शांति की स्थापना करी जाए और इसकी लगातार इसका प्रयास जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता रहा है। अब अगर अगले हितधारक बात करें तो उसमें सेना एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। सेना की भूमिका केवल युद्ध को समाप्त करने में तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सेना ही सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम है और सुरक्षित वातावरण को स्थापित करने में सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस वातावरण को स्थापित करने के बाद हम ये देखते हैं कि विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए स्थिर परिस्थितियों के निर्माण में सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से सेना की भूमिका रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। वो हिंसक समूहों के खात्मे से लेकर हथियारों की बरामदगी तक, फिर हिंसाओं को रोकने तक, आपातकाल स्थिरीकरण तक, या उसके बाद फिर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी पुलिस बल को या सेना को, इस घटक में हमें पुलिस बल को भी
शामिल करना चाहिए। सेना को कानून के शासन की स्थापना के लिए संघर्ष के बाद स्थितियों और जिम्मेदारी लेने की और क्षमता विकास करने के लिए पुलिस बलों को भी तैयार और प्रशिक्षित करना चाहिए। ये एक भूमिका सेना को अख्तियार करना होगा और इसका प्राथमिक उद्देश्य है समाज का असैन्यीकरण और नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो हमें सेना के साथ साथ मतलब अपने सीमाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि पुलिस को भी उस रूप में हम तैयार कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो नागरिक समाज की, जैसे कि हमने चर्चा करी ही, नागरिक समाज परस्पर विश्वास बहाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो आवश्यक सेवाओं की स्थापना, उसके रखरखाव में, शरणार्थियों को विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा की जरूरतों को पूरा करने में नागरिक समाज संगठनों की और गैर सरकारी संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ये विकास के वैकल्पिक रास्तों को खोज करके जहां सरकार के विकास नहीं पहुंच पाते वहां तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से नागरिक समाज संगठनों का और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। मीडिया की भी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया समुदायों के भीतर पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने में, सही सूचनाओं का, परस्पर विश्वास बहाली वाली सूचनाओं का प्रसार करके हम कहीं ना कहीं जो है संघर्ष को वो सीमित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमें एक सामाजिक शिक्षा के यंत्र के तौर पे मीडिया को लेना चाहिए और मीडिया की भूमिका तनाव को कम करने, विश्वास बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। वो सही सूचनाओं को या पारस्परिक विश्वास को सुनिश्चित करने वाली बातों को समुदाय में एक समरस माहौल बनाने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमें ये देखना चाहिए कि विभिन्न सरकारों के द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की ऐसी स्थापना करनी चाहिए जो स्वायत्त ढंग से समाज में समरसता को बढ़ाने के लिए कार्य करें, और इसके विभिन्न प्रयास जो है वो किए भी जा रहे हैं। महिलाओं की भूमिका की चर्चा हमने अभी जो है वो कर ही ली है कि किस तरीके से युद्ध में जो है महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, और युद्ध के बाद अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं कि रवांडा में जो गृह युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की जान गई, 1994 में गृह युद्ध के बाद, नरसंहार के बाद महिलाओं की आबादी अनुपात में वहां वृद्धि हो गई, और आज रवांडा के विकास की गति को आगे बढ़ाने में महिला उद्यमियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रवांडा की अर्थव्यवस्था और उसके समुदायों की आर्थिक प्रगति में आज वहां की महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। काफी उद्योग में आज महिलाओं की 50% आबादी कार्यरत है, और निर्यातित कॉफी बीन्स का 90% से अधिक उत्पादन रवांडा की महिलाएं करती हैं। पूरे देश में आज 41% व्यवसायों की मालिक महिलाएं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रवांडा के पुनर्निर्माण के केंद्र में महिलाएं थी और महिलाओं ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाएं ही युद्ध की प्राथमिक शिकार होती हैं। तो इसलिए आज की आवश्यकता यह है कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में हम आगे उनको प्रतिनिधित्व दें, उनको आगे बढ़ाएं। निर्णय प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता और उनका समावेशन सुनिश्चित करें। और इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 जो अक्टूबर 2000 को पारित हुआ, उसमें महिलाओं पर सभी राज्यों में महिलाओं की शांति और सुरक्षा के आह्वान को सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और स्तरों के लिए तंत्र संघर्ष की रोकथाम के लिए महिलाओं की प्रतिनिधित्व और भूमिका को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं या उसका एक आह्वान करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न हितधारक हैं वो उन्होंने जो है संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनको निभाने की, जहां भी ऐसे संघर्ष उनको निभाए जाने की आवश्यकता है।
फिर हमने अभी चर्चा करी थी कि संघर्ष के बाद जो वित्त का मामला है, जिसमें विश्व बैंक, एशियन बैंक और तमाम इस तरीके से अफ्रीका विकास बैंक, इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद के यूरोप के पुनर्निर्माण में विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, या अमेरिका के द्वारा जो मार्शल प्लान लागू किया गया, वो यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए उस समय लगभग $13 बिलियन की जो है आर्थिक मदद दी। उससे यूरोप में पुनः जो है वो पुनः परिवेश बना और पुनः सबको रोजगार मिले और शांति को किया जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न जो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है विभिन्न बैंकों के द्वारा, चाहे वो एशिया विकास बैंक हो, चाहे वो अफ्रीकी विकास बैंक हो, और इन फंडों का प्रयोग जो है वो संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय ढंग से किया जाता रहा है। और बिना इन फंडों के प्रयोग के हम देखते हैं कि किसी भी पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो अर्थ होती है संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण के लिए। अब अगर श्रीलंका में तमिलों के संघर्ष के बाद जो LTTE का वहाँ संघर्ष और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ने, तो अगर उसके कारणों और उसके परिणाम फिर पुनर्निर्माण की चर्चा करें केस स्टडी के तौर पे, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 70,000 नागरिकों की जानें 2009 तक इस संघर्ष में गईं। 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के चलते फिर 2/3 लोग अपने मूल घरों में, अपने समुदायों में लौट आए थे। लेकिन ये सभी अपने घरों सहित बुनियादी ढांचों के कुल विनाश का सामना कर रहे थे। और अगर इसके कारणों की चर्चा की जाए, संघर्ष के कारणों की चर्चा की जाए, तो इस गृह युद्ध या इस संघर्ष की जो उत्पत्ति होती है वो अल्पसंख्यक तमिल समुदायों के साथ हुए भेदभाव में नहीं थी। श्रीलंका की सरकार में कहीं ना कहीं उत्तर और पूर्व में रहने वाले तमिलों की उपेक्षा के चलते यह गृह युद्ध शुरू हुआ। कहीं ना कहीं उनका समावेशन राजनीतिक प्रक्रिया में, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में उस ढंग से नहीं हो पाया, जिससे वो उपेक्षा महसूस किए, भेदभाव महसूस किए, और अंत में इन्होंने अपने को एक सैन्य के रूप में, सेना के रूप में संगठित किया और इन्होंने स्वतंत्र तमिल भूमि की मांग को आगे बढ़ाया और उसके लिए संघर्ष किया, अपनी सैन्य क्षमता विकसित की। और बड़े स्तर पे फिर आप देखेंगे कि दशकों तक, लगभग 2 से ढाई दशक तक श्रीलंका को आंतरिक गृह युद्ध या आंतरिक संघर्ष झेलना पड़ा। और इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि श्रीलंका में फिर पुनर्निर्माण और पुनर्वास की जो है का प्रयास किया गया। धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर विभिन्न नागरिक समाजों से और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, विभिन्न राष्ट्रीय, विभिन्न क्षेत्रीय जो है संगठनों से श्रीलंका को मदद दिया गया। उनके पुनर्वास, श्रीलंका के जो स्थानीय लोग थे उनके पुनर्वास का प्रयास किया गया और श्रीलंका सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलकर बनाया गया नॉर्थ ईस्ट रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पुनर्वास पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिल भाषी लोगों के समर्थन और सहयोग, उनकी सुरक्षा, उनके विकास, उनके सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। राज्य सरकार में, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में उनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाने लगा। तथा आप देखेंगे कि श्रीलंका के एक सबसे बड़ा समुदाय जो सर्वोदय श्रमदान आंदोलन से जुड़ा है, उसने पुनर्निर्माण और पुनर्निवास में के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो केस स्टडी हमें श्रीलंका को देखने को मिलता है और इस तरीके से हम संघर्ष के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के
विभिन्न हितधारकों की पहचान हमने किया और हमने ये देखा कि किस तरीके से शांति को बहाली का काम किया जा सकता है। नमस्कार।